Good evening, everyone. ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। तो जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आधा हो गया है सर। जनवरी का 50 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, उसके आगे आज कंटिन्यू करना है। तो ये 50 क्वेश्चन के आगे की सर कहानी आज बढ़ानी है। तो पहले कुछ पिछले क्वेश्चन कर लेते हैं, रिवाइज देखते हैं। Recently, United States envoy to India Elizabeth Jones announced a USD $250,000 project to support the conservation and restoration of Paiga Tombs complex. It is in which of the following cities? पाएगा टॉम्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है सर? दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ। देरू जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं देरू जी, इसी हिसाब से बनाया जाता है ना, ये नहीं कि अफवाहबाजी चल रही है, मजाक चल रहा है। ये आपका करंट अफेयर्स इसी हिसाब से बनाया जाता है, आपको कुछ और ना पढ़ना पड़े। ठीक है। पाएगा टॉम्स कॉम्प्लेक्स इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ। ये तो सर करा हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। हैदराबाद देखा था ना। लंपी प्रो वैक्सीन वैक्सीन किसने बनाई है? TIFR, IASC, ICER, ICMR। बताइए। लंपी प्रो वैक्सीन, ये लंपी स्किन डिसीज के लिए वैक्सीन है। किसने बनाई है? बिल्कुल सर, ये किसने बनाई है? ICER ने बनाई है। अभी यूपी के किसी रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है, किसने दिया है सर? फसाई ने। कौन सा स्टेशन था? हाँ जी सर, कौन सा स्टेशन था? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर क्या था? वाराणसी रेलवे स्टेशन। तो लास्ट क्वेश्चन ये करा था पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे वाला। तो हाईएस्ट नेट प्रॉफिट किसको मिला है? ONGC को। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक सर लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया था। तो उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहा आज का आपका पहला सवाल। ईयर 2022 से 23 के लिए हु अमंग्स द फॉलोइंग हैव बीन ऑनर्ड विद असोम वैभव? ठीक है। असोम वैभव ये एक सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द आसाम। ठीक है, तो आसाम गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असोम वैभव। तो इनमें से किसको अभी इस साल दिया गया है? रतन टाटा, या डॉक्टर तपन साइकिया, कृष्ण रॉय, या फिर डॉक्टर विनय कुमार साइकिया? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। रतन रतन टाटा को पिछली साल मिला था, इस साल नहीं। इस साल नहीं मिला, रतन टाटा को पिछले साल मिला था। ऑल राइट। करेक्ट आंसर देखो, डॉक्टर तपन साइकिया। ठीक है। एक रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कैंसर ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको हम कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। तो एक रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट है मुंबई के, जिन्होंने आसाम में आके इस फील्ड में काफी अच्छा काम किया। ठीक है, तो डॉक्टर तपन साइकिया। Question number 52. Which of the following initiatives has been announced by India under which essential medical supplies will be provided to any developing country affected by natural disasters or humanitarian crisis? ठीक है। देखो, भारत सरकार का एक मिशन है। ठीक है, वो एक उन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके तहत अगर ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पे मान लो भुखमरी की कंडीशन है,
नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे अभी तुर्की में हमने देखा, तुर्की में भी नेचुरल डिजास्टर आ गया था, है ना। तो उनको अभी हमने काफ़ी मदद भेजी। अफगानिस्तान में अभी हमने काफ़ी मदद भेजी थी, ठीक है। और जहाँ भी दुनिया में होता भी, जैसे वैक्सीन था, तो वैक्सीन हमने अफ्रीकन कंट्रीज को बराबरी से भेजा, अफ्रीकन कंट्रीज ने इसको रिकॉग्नाइज भी करा, जहाँ यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड अपने लोगों तक फिक्स थे, और भारत इतनी बड़ी आबादी वाला देश होके भी उन्होंने अपने देश को भी दिया, और साथ ही साथ जो अफ्रीका के कंट्री जो उस टाइम वैक्सीन जिनको पॉसिबल नहीं हो पा रही थी मिलना, उनको भी हमने वैक्सीन प्रोवाइड की। तो ये जो हम इसेंशियल मेडिकल सप्लाईज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए मिशन चलाते हैं। एक इनिशिएटिव लॉन्च किया भारत सरकार ने, तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? हाँ जी सर। तो ये देखो, यकीनन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, है ना, कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा। तो क्या लगता है? तो ए बी डी, मतलब सी वैक्सीन मैत्री नहीं लग रहा है, बाकी सब लग रहा है। खैर, वैक्सीन मैत्री लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर की बात हो रही है। करेक्ट आंसर इज आरोग्य मैत्री। ठीक है, करेक्ट आंसर इज आरोग्य मैत्री। तो ये प्रधानमंत्री ने जो कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, आरोग्य आरोग्य मैत्री, इसके तहत हम इसेंशियल मेडिकल सप्लाईज सप्लाईज प्रोवाइड करेंगे ऐसी कंट्री जहां पर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है या फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। तुक्का लग गया, बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 53। Recently, Google Doodle honored the Khashaba Dada Saheb Jadhav, KD Jadhav, first individual athlete to win an Olympic medal for independent India. He was related with which of the following sports? देखो, हिंदुस्तान में जब आज़ादी मिली तो हम उस टाइम सिर्फ हॉकी में ही मेडल्स लाया करते थे, उसके अलावा हमारे पास मेडल्स नहीं थे। तो हॉकी के अलावा पहली बार अगर हमने एथलीट की फील्ड में खास तौर से अगर किसी ने ओलंपिक जीता था, तो वो थे केडी जाधव। ठीक है, ओलंपिक जीतने वाले आज़ाद भारत में, ठीक है, एथलीट के लिए जीतने वाले पहले जो बंदे थे वो थे सर आपका केडी जाधव। तो अभी गूगल डूडल ने उनका सम्मान भी किया है। तो सवाल ये है कि वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे। एथलीट तो थे, तो बट वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रेसलिंग, या फिर वेट लिफ्टिंग? ओके, तो यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ, सब सी आंसर दे रहे हैं। बाकी कोई है सर, कोई और तुक्का लगाना चाहेंगे? बताइए जरा। बिल्कुल आप ओपन है, कुछ भी तुक्का उक्का लगा सकते हैं, मर्जी है आपकी। एटलीस्ट ट्राई तो करो सर। ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज रेसलिंग। ठीक है, तो वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे? रेसलिंग से बिलोंग करते थे। उन्हें पॉकेट डायनोमो भी कहा जाता है। उनकी सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट ये थी कि उन्होंने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1952 में। ठीक है, 1952 में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए थे वो। वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल एथलीट, ठीक है, टू टेक होम एन ओलंपिक मेडल आफ्टर नॉर्मन प्रिचर्ड हु वॉन 2 सिल्वर मेडल्स इन द स्पोर्ट इन 1900 while competing फॉर कॉलोनियल इंडिया। तो जो नॉर्मन प्रिचर्ड सिल्वर मेडल तो लाए थे, लेकिन वो आज़ाद भारत के लिए नहीं था, वो कॉलोनियल इंडिया के टाइम पे उन्होंने मेडल जीता था, बट फिर भी लाए तो इंडिया के लिए थे। हम लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे? इंडिपेंडेंट इंडिया की, फ्री इंडिया की बात कर रहे थे। तो वो पहले पर्सन कौन है आपका? केडी जादव। और केडी जादव इकलौते ऐसे मेडलिस्ट हैं इंडिया के जिन्हें कभी पद्म अवार्ड नहीं मिला। ठीक है, बाकी जैसे जो भी ओलंपिक में मेडल्स वगैरह लाते हैं ना, उनको आपने देखा होगा भारत सरकार पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जरूर देती है। लेकिन ये एक इकलौते ऐसे मेडलिस्ट रह गए बेचारे जिन्होंने ओलंपिक तो जीता, लेकिन भारत सरकार ने कभी भी उन्हें पद्मा अवार्ड नहीं दिया। ठीक है, तो अगली बार जब पद्मा अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन भारत सरकार मांगे, तो आप केडी जादव का नाम सरकार को दे सकते हैं, क्योंकि नॉमिनेशन में आम आदमी भी नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। ठीक है, आप ये होता है कि आपको किस लगता है कि अगर हाँ ये इस पर्सन को मिलना चाहिए, तो आप उन्हें भारत सरकार को इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। रिसेंटली मैच मेकिंग फेज ऑफ मार्क
mentorship, advisory, assistance, resilience and growth platform was launched by which of the following ministries? अभी एक प्लेटफॉर्म है मार्ग नाम का, फुल फॉर्म है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? कॉर्पोरेट अफेयर्स, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस या फिर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो मतलब कॉमर्स है, कॉर्पोरेट है, स्किल डेवलपमेंट है या फाइनेंस है? बताइए सर। गिरिक जी, ये सवाल का तो आज जवाब मेरे पास भी नहीं है, या तो सरकार को उतना याद भी नहीं रहा होगा कि उनको अवार्ड देना रह गया है, इस वजह से हो सकता है, जो भी रीजन हो। ये तो गवर्नमेंट को आप लिख के पूछिए। ओके, मार्ग जो आपका प्लेटफॉर्म है ये स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। अगर स्टार्टअप्स के लिए तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी? कॉमर्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज डी। तो जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मतलब डीपीआईटी आईआईटी जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर, उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म से उन्हें क्या मिलेगा सर? एक तरीके से उन्हें मेंटोर किया जाएगा, एडवाइस दी जाएगी, हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। ये एक तरीके का नेशनल मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म है बाय स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। तो ये था आपका मार्क पोर्टल। Question number 55. Recently, which of the following districts has been declared as the first constitution literate district in the country? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 55 नहीं आ रहा, लगाओ तुक्का। तो अभी एक कौन से डिस्ट्रिक्ट को हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कहा है? उस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, कई क्लासेस ली गई, ताकि वहाँ के एक आम आदमी को भी कॉन्स्टिट्यूशन से अवेयर किया जा सके, बेसिक संविधान उसे भी समझाया जा सके। तो ये किस स्टेट में अभी ये इनिशिएटिव लिया था? और उन्होंने एक शहर भी बना दिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वहाँ के लोग संविधान को लेके अवेयर हैं। केरला, कोल्लम केरला पक्का? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज कोल्लम केरला, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? केरला का कोल्लम। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट से याद रखना, ये आपका इधर कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो है आपका अष्टमुडी लेक है, ठीक है। अष्टमुडी लेक आप ये रामसर कन्वेंशन साइट वगैरह में भी पढ़ोगे, या एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो उसमें भी यह नाम मिलेगा। तो ये है आपका अष्टमुडी लेक, ठीक है। ये कहाँ पर है आपका? केरला में। हाँ जी सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है, क्लियर है, तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। यहाँ तक चीजें बढ़िया चल रही तो गिव मी थम्स अप। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। रिसेंटली रिलीज बुक स्पेयर इज ए मेमोयर of who amongst the following? प्रिंस हैरी, प्रिंस विलियम, प्रिंस किंग चार्ल्स या क्वीन एलिजाबेथ टू? रिसेंटली रिलीज बुक स्पेयर is a memoir of who amongst the following? प्रिंस हैरी, प्रिंस विलियम, किंग चार्ल्स या क्वीन एलिजाबेथ टू? एक किताब लिखी गई है स्पेयर, तो वो किसकी किताब है? डी को लॉक कर दिया जाए? नहीं सर, डी को नहीं करिए, करेक्ट आंसर इज प्रिंस हैरी। तो प्रिंस हैरी जो है, ठीक है, अभी अभी के जो ब्रिटेन के किंग है, किंग चार्ल्स, किंग चार्ल्स के दो बेटे हैं, बड़े हैं, बड़े वालों का नाम है प्रिंस विलियम, और उनसे छोटे वाले ये जो हैं ये हैं प्रिंस हैरी, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पूरी एक तरीके से अपनी लाइफ के जो भी इम्पोर्टेंट किस्से हैं उन सबको क्लब करके एक मेमोयर बनाया है, और उस मेमोयर को हमने पब्लिश कर दिया एज ए बुक, और उस बुक का नाम क्या रखा गया है? स्पेयर, ठीक है।
मेमोयर का मतलब होता है उनकी जितनी भी यादगार चीजें हैं, ठीक है, उन्होंने उनकी जितनी भी यादें उन सबको क्लब करके यहाँ पर लिख दिया गया है। तो किंग चार्ल्स के दो बच्चे हैं, बड़े वाले प्रिंस विलियम, दूसरे वाले प्रिंस हैरी। अब एक सवाल आता है, सर स्पेयर नाम क्यों रखा उन्होंने इस किताब का? तो प्रिंस हैरी एक किस्सा सुनाते हैं। प्रिंस हैरी कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे जो वालिद साहब हैं, मेरे जो अब्बा हैं किंग चार्ल्स, उनके जो पापा हैं किंग चार्ल्स, जो ब्रिटेन के किंग हैं, उन्होंने उनकी मम्मी से कहा था, प्रिंस हैरी की मम्मी से, कि ये तो बढ़िया रहा कि चलो विलियम तो हमारे पास है ही, क्योंकि किंग चार्ल्स के बाद अगला जो किंग बनेगा वो कौन बनेगा? प्रिंस विलियम बनेगा। लेकिन साथ ही साथ अब हमारे स्पेयर में भी एक प्रिंस तैयार हो गया है। मतलब स्पेयर क्या होता है? कोई चीज जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हो, जैसे गाड़ी खराब हो जाती तो हम स्पेयर पार्ट्स लेके चलते हैं कि मान लो कल खराब ना हो जाए, तो एक्स्ट्रा में जो पार्ट्स लेके चलते हैं, स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा। तो एक प्रिंस तो हमारे पास है ही हमारी गद्दी संभालने के लिए, और बाई चांस उसे कुछ हो जाता है तो उसके स्पेयर में अब हमारे पास एक प्रिंस हैरी भी आ गया है, ठीक है। तो इसीलिए किताब का नाम क्या पड़ गया? स्पेयर। कि मतलब किंग चार्ल्स कह रहे हैं कि अपना प्रिंस विलियम तो है ही अपना उत्तराधिकारी, और स्पेयर में प्रिंस हैरी भी है अरेंज, तो दिक्कत नहीं होगी, बच्चा गोद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं आपका किंग चार्ल्स, और ये कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं आपका प्रिंस हैरी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने किताब का नाम क्या रख दिया? किताब का नाम उन्होंने रख दिया स्पेयर, ठीक है। तो ये तो चलो किस्सा मैंने आपको एवं ही बता दिया। बाकी अगर वो आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा कि हाँ भैया बताओ बुक का नाम क्या है, मतलब बुक के ऑथर कौन है, तो स्पेयर को किससे रिलेट करोगे आप? प्रिंस हैरी। क्लियर है सर? पक्का? चलो इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स 2022? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? अमांडा दूडामेल, एंड्रीना मार्टिनेज, दिविता राय, या फिर रबोनी गैब्रियल? इसमें से मिस यूनिवर्स कौन बनी है सर, बताइए सर। ओके, तो बहुमत गैब्रियल के साथ है, और कुछ लोग मार्टिनेज को भी बोल रहे हैं। मार्टिनेज फर्स्ट रनर अप रही है, मार्टिनेज आपका फर्स्ट रनर अप रही है, ठीक है। दिविता राय इंडिया से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट वो टॉप 5 तक नहीं पहुंच पाई थी, ठीक है, टॉप 16 में रह गई थी, वो टॉप 5 में नहीं पहुंच पाई थी। तो करेक्ट आंसर इज रबोनी गैब्रियल, ठीक है। तो यूएसए की गैब्रियल जो है, मिस गैब्रियल, वो बनी है मिस यूनिवर्स 2022। क्राउन उनको किसने प्रेजेंट किया था? तो जो 2021 की मिस यूनिवर्स थी, हरनाज कौर, उन्होंने प्रेजेंट किया था, ठीक है। अभी तक देखो मिस यूनिवर्स का टाइटल इंडिया में हम कितनी बार जीत चुके हैं? तो सबसे पहले 1994 में जीता था किसने? सुष्मिता सेन ने। फिर 2000 में सर हमने मिस यूनिवर्स का क्राउन जीता था, किसने सर? लारा दत्ता ने। उसके बाद फिर सर हमने 2021 में ये क्राउन जीता है। मिस यूनिवर्स का क्राउन इंडिया में कब आया है? 2021 में आया है। किनके थ्रू? हरनाज कौर के थ्रू, ठीक है, हरनाज कौर संधू। हरनाज संधू, ये नाम सुना होगा आपने, हरनाज संधू ने 2021 में मिस यूनिवर्स का क्राउन जीता था, ठीक है। तो 2022 में अब किसने जीता? गैब्रियल जी ने जीता। तो ये नाम ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स के लिए पोल नहीं होता है, बस उसका सिंपली क्या कहते हैं, जो जजेस होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं। क्योंकि देखो मिस यूनिवर्स सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि ब्यूटी के बेसिस पे बन रहा हो, उनका इंटेलिजेंस, उनका विजन इजन, ये सब भी चेक किया जाता है ना। तो आम आदमी ये सब नहीं देखेगा ना, तो आम आदमी को इसलिए नहीं लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाओ सर। हु अमंग्स द फॉलोइंग are the author of the recently released book Braving a Viral Storm India's COVID-19 वैक्सीन स्टोरी। मतलब कोविड-19 की वैक्सीन स्टोरी को लिखा गया है, उसका नाम है किताब का ब्रीविंग अ वायरल स्टॉर्म। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म का मतलब है एक वायरल तूफान पे हमने काबू पा लिया। तो ये है हमारी कोविड-19 की भारत की वैक्सीन स्टोरी। तो इसको किसने लिखा है? बताइए सर। लगाइए सर, क्या है करेक्ट आंसर? नो आइडिया, कोई बात नहीं, विल गेट यू एन आइडिया। बहुत डी डी डी, ओके सर। करेक्ट आंसर इज आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर। तो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मिस्टर मनसुख मांडविया जी, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया और इसको लिखा किसने है? आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर। ठीक है, आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर, ये किताब है बीइंग अ वायरल स्टॉर्म इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। तो ये आपका किताब का टाइटल है। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन देखो, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठा के देख लो तो आते ही आते हैं ना। तो अभी फिलहाल कुछ टाइम से नहीं देखने को मिल रहे हैं, बट हाँ, बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन हमेशा से इम्पोर्टेंट माने गए। यूडीसी में तो 2021 में देखोगे तो दो क्वेश्चन आए थे ना। एलडीसी में भी दो क्वेश्चन आए थे, लास्ट टू लास्ट एलडीसी में दो क्वेश्चन। तो बुक्स एंड ऑथर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन पे कमांड जरूर बनाइए, इसमें मान के चलो क्वेश्चन आना ही आना है ना, 90% चांस होता है बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन आएगा। तो ये ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, ये कितना किताब कितने लिखी? आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। Recently, India and which of the following countries have signed an agreement on green hydrogen development and the laying of undersea cable connecting under One Sun, One World, One Grid initiative? ठीक है, अभी एक इनिशिएटिव है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, अभी हम इसकी बात करेंगे। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो इस इनिशिएटिव के तहत हम कुछ केबल्स वगैरह बिछा रहे हैं। तो इंडिया और किस कंट्री ने इसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट साइन किया है? 2 लाख लूज हो गया आपका तेरू तेरू जी। कैसे? तो ये इनिशिएटिव में हमने किसके साथ कोलैबोरेट करा? देखो किसके साथ करा, यूएई के साथ। तो ये जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ये क्वेश्चन लाने का मतलब है कि मैं आपको एक कंसेप्ट बता सकूं, ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है क्या। देखो अभी होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है इसे स्टोर नहीं किया जाता है, डायरेक्ट हमको सप्लाई कर दी जाती है। ये स्टोर नहीं की जाती, डायरेक्ट हमको सप्लाई करी जाती है। अब मान लो इसी तर्ज पे हम सोलर एनर्जी बनाएं। अब सर लेकिन सोलर एनर्जी के साथ दिक्कत ये है ना कि सोलर एनर्जी की सप्लाई कांस्टेंट नहीं रह सकती। सोलर एनर्जी सप्लाई कांस्टेंट कैसे रहेगी? दिन में तो आपका लाइट आएगी, रात में लाइट नहीं आएगी।
हाँ जी, हाँ, तो अपन क्या कह रहे थे, सोलर एनर्जी की सप्लाई कांस्टेंट तो हम नहीं ला सकते। दिन में हम चलो सप्लाई मेंटेन कर लेंगे, सूरज निकल आएगा, रात में सप्लाई कहाँ से लाओगे? तो इसके लिए सर ये सोचा गया कि देखो सूरज जो है पूरी दुनिया में हमेशा तो नहीं ढलता है ना। जैसे अगर ये पूरी दुनिया है, अगर एक टाइम में सनलाइट इतनी एरिया को मिल रही है, तो दूसरे टाइम में सनलाइट इतने को मिलेगी। जब सूरज यहां ढल जाएगा तो सनलाइट इस वाले एरिया को मिल जाएगी। और अगर हम इन दोनों एरियाज को एक ग्रिड से कनेक्ट कर दें, ग्रिड क्या है, मतलब एक पावर सप्लाई करने का तरीका। अगर ये एरिया हम ग्रिड से कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो दिन में इन्हें यहाँ से सनलाइट मिलती रहेगी, और जब रात हो जाएगी यहाँ पर तो यहाँ सूरज उग जाएगा, तो वो सनलाइट यहाँ से ट्रांसफर यहाँ हो जाएगी। सेम यहाँ के लोगों के लिए कि शुरू में इन्हें सनलाइट यहाँ से मिल जाएगी, और जब इनका दिन ढल जाएगा तो इनको सूरज दिखने लगेगा, इनको सूरज दिखेगा तो यहाँ से सनलाइट मिल जाएगी। यानी एक जो कहते हैं ना सन नेवर सेट्स, इस पॉलिसी का थीम ही यही है, द सन नेवर सेट्स। मतलब यहाँ और यहाँ के जो घर वाले रहने वाले लोग हैं, इनकी पावर सप्लाई कभी रुकेगी नहीं। इट विल फील लाइक कि सन तो उगा ही हुआ है, सन सेट हुआ ही नहीं है। तो अगर यहाँ सनलाइट है तो यहाँ से सनलाइट लो, यहाँ से सोलर एनर्जी लो, और जब यहाँ सनलाइट ढल जाए तो इधर चले जाओ, इधर की ग्रिड से सप्लाई करके इधर एनर्जी ले आओ। तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपस में एरियाज को ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि कहीं भी सूरज निकला हो दूसरी जगह लाइट की हम सप्लाई कर पाए। ठीक है, यही कंसेप्ट है वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। मतलब पूरी दुनिया को एक ग्रिड से कनेक्ट कर दो, पूरी एक दुनिया वन वर्ड एक ग्रिड से कनेक्ट कर दो, और एक सन से उन सबको सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, ये इनिशिएटिव भारत सरकार का है। ठीक है, भारत ने ये इनिशिएटिव दुनिया को दिखाया है कि हम ऐसा करके ये क्या कहते हैं, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड को प्रैक्टिकल बना सकते हैं। हालांकि खर्चा बहुत ज्यादा है, इंडिया और अफ्रीका को कनेक्ट करने में करीब $15 बिलियन से तो ऊपर ही पैसा लगेगा। ठीक है, तो पैसा बहुत खर्च होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। ठीक है, तो ये है आपका वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। इज दैट क्लियर और नॉट? ये थीम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ जी सर, समझ पा रहे हो तो गिव मी थम्स अप, प्लीज गिव मी थम्स अप। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। बताइए सर, क्लियर है? समझ में आ रहा है? गिव मी थम्स अप, समझ पा रहे हैं? तो ये कंसेप्ट है सर वन सन वन वर्ड वन ग्रिड का। ठीक है, यूके वाले इसको ग्रीन ग्रिड भी कह देते हैं। ठीक है, तो यूके वाले ग्रीन ग्रिड भी कह देते हैं। तो इसकी विजन ही यही है, द सन नेवर सेट्स। देखो वैसे तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब सन हमेशा कहीं ना कहीं ढलता है, लेकिन इसका पर्पज ही यही है कि ग्रिड से कनेक्ट हो जाएगा तो यू विल नॉट फील सन हैज सेट। ठीक है, one of the most ambitious schemes undertaken by any country and is of global significance in terms of sharing economic benefit। पैसा कहाँ से आएगा? वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगी। भारत का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ठीक है, उसको भी ये फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, पहले तो हम इसके दो ब्रॉडबैंड में इसे डेवलप करेंगे। पहले तो ईस्ट कंट्रीज को कनेक्ट करेंगे, जैसे म्यांमार है, वियतनाम है, थाईलैंड, ये सब। फिर वेस्ट को कनेक्ट करेंगे, जैसे मिडल ईस्ट है और अफ्रीका। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी रिगार्डिंग अभी हमने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? यूएई के साथ कोलैबोरेशन किया। तो दैट वाज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। Recently, India has announced that it is committed to eliminate lymphatic filariasis by which of the following years? 2025, 2026, 2027 या 2030? लिम्फेटिक फेलियारिसिस ये एक बीमारी है, तो इंडिया ने क्या टारगेट बनाया, इसे कब तक एलिमिनेट कर देंगे हम? जीजीआई ईयरली होता है क्या? जीजीआई की बात कर रहे हैं आप? अब G20 की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, G20 ईयरली होता है, हर साल होता है। जीजीआई क्या है? लिम्फेटिक फिलियारिसिस का टारगेट लिया 2027 तक एलिमिनेट करने का। लिम्फेटिक फिलियारिसिस ये है क्या? देखो कोई भी डिसीज सुनो तो सबसे पहले ये चेक करो ये किसी बैक्टीरिया से हो रही है,
ये किसी वायरस से हो रही है, ये किसी पैरासाइट से हो रही है, या ये किसी फंगस से हो रही है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आपका ये होना चाहिए जब भी कोई डिसीज सुनो तो पहला सवाल क्या आना चाहिए, ये बैक्टीरियल है, ये वायरल है, ये पैरासाइटिक है, या फिर ये फंगल डिसीज है। तो जहां तक आपकी फिलियारिसिस डिसीज की बात है, ये पैरासाइटिक है। ठीक है, कुछ पैरासाइट्स हैं, उनका नाम है फिलेरियल पैरासाइट्स। ठीक है, तो ये फिलेरियल पैरासाइट्स इन्फेक्शन ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमंस को थ्रू क्यूलेक्स मॉस्किटोज। कुछ मॉस्किटोज हैं, ठीक है, ये वेक्टर डिसीज भी कह सकते हो, ये वेक्टर होता है, जो ट्रांसमिट करता है वो कहलाता है वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या करता है, इस पैरासाइट का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। कौन सा मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, तो कभी भी मच्छर काटे चेक करो क्यूलेक्स मच्छर तो नहीं है। हाँ, ठीक है। तो ये जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा बॉडी का पार्ट, बॉडी के ऑर्गन्स फ्लूइड मैनेज करते हैं ना, फ्लूइड की सप्लाई, कि बॉडी में कितना फ्लूइड सप्लाई होना चाहिए, तो ये पूरी फ्लूइड सप्लाई के जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम को ये इम्पैक्ट करता है, ये लिम्फेटिक फिलियारिसिस। ठीक है, तो पैरासाइट का नाम क्या है, फिलेरियल। फिलेरियल नाम से ही डिसीज का नाम बना फिलेरिया फ्लेरियासिस। ठीक है, फ्लेरियल से बना फ्लेरियासिस। ठीक है, कैसी डिसीज है, पैरासाइटिक डिसीज है। फ्लेरियल नाम का पैरासाइट है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के जरिए ये इंसानों में इंफेक्शन ट्रांसमिट करता है। ठीक है, उसके अलावा पहले तो फिजिकली डिसेबल करेगा, फिर मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल लॉस, ये सारा ये करता चला जाएगा। ठीक है, कीमियोथेरेपी से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना, इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। ठीक है, कॉमन भाषा में, जैसे साइंटिफिक नेम तो इसका लिम्फेटिक फिलियारिसिस है, लेकिन कॉमन भाषा में इसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। ठीक है, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में काउंट होता है, एनटीडी, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में। ठीक है, और ये किसको इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम को। विस्की, हाँ थोड़ा सा डर दुख तो होगा। ठीक है, हाँ जी, क्यूलेक्स से ही होता है, एंसेफ्लाइटिस जो होता है आपका वो क्यूलेक्स से ही होता है। ठीक है, ये क्यूलेक्स मच्छर पकड़ पकड़ के मारो, है ना। ऑल राइट सर, तो यहाँ तक सर चीज़ें समझ में आ रही, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप। तो थैंक यू फॉर द डे, आज यहीं तक डिस्कस करेंगे, इसके ये आगे की कहानी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज 60 क्वेश्चंस कर लिए, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।